वंस अगेन सारे बच्चों को वेलकम। बच्चे लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि उनका जो लास्ट अवार्ड था, उनको जो मोनार्क बटरफ्लाई से रिलेटेड की वो जो वाइसरायज बटरफ्लाइज होती हैं वो मोनार्क को कॉपी क्यों करती हैं, उससे रिलेटेड उनका जो प्रोजेक्ट था, उनको वहाँ पे काउंटी साइंस फेयर में जूलॉजी सेक्टर में फर्स्ट डिवीज़न मिला था और ओवरऑल जो साइंस फेयर था, काउंटी साइंस फेयर था, उसमें उनको थर्ड डिवीज़न मिला था। अब हम लोग आज आगे समझेंगे। इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल रिचर्ड एवराइट बिगेन द रिसर्च दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। अब बोल रहा है कि हाई स्कूल के दूसरे साल में जो उनका रिसर्च था, उन्होंने अपना रिसर्च किससे रिलेटेड शुरू किया? एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन, कि इंसेक्ट में एक अननोन हार्मोन पाया जाता है, उसके बारे में उनका रिसर्च शुरू हुआ। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। बोलता है कि यही इनकी जो थ्योरी थी वो आगे जा कर के कि सेल्स कैसे काम करते हैं, कि ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स, कि सेल्स का जो जीवन होता है वो कैसे होता है, उस पर उन्होंने क्या किया? वर्क किया। मतलब इस काम में उनकी ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा मदद की। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वाज सिंपल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा। वो बोलते हैं कि उन्होंने द क्वेश्चन, उस प्रश्न का उन्होंने उत्तर ढूंढने की कोशिश की, जिसमें बहुत सिंपल था कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन मोनार्क प्यूपा, कि मोनार्क का जो प्यूपा होता है और उस पर जो 12 गोल्ड स्पॉट्स होते हैं छोटे छोटे, आखिर उसका यूज़ क्या है, आखिर उसका जो है वो पर्पस क्या है। एवरीवन एज्यूम द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, एब्राइट सेड। एब्राइट कहते हैं कि सभी लोगों को ऐसा ही लगता था कि जो मोनार्क प्यूपा के ऊपर जो गोल्ड स्पॉट्स होते हैं वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो है ऑर्नामेंटल, मतलब एक आभूषण, बस अच्छा लगने के लिए, मतलब आभूषणीय शोभनीय है। बट डॉक्टर रिकॉर्ड डिडंट बिलीव इट, लेकिन डॉक्टर रिकॉर्ड को ये विश्वास नहीं था कि ये जो गोल्ड स्पॉट्स होते हैं मोनार्क प्यूपा के ऊपर, वो सिर्फ और सिर्फ उनका काम जो है वो ऑर्नामेंटल है। टू फाइंड द आंसर, एवराइट एंड अनदर एक्सेलेंट साइंस स्टूडेंट first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. अब बोलते हैं इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए कि क्या जो वो 12 गोल्ड स्पॉट्स जो मोनार्क पीपा के ऊपर होते हैं, क्या वो ऑर्नामेंटल हैं या फिर वो उनका कोई और पर्पस है। तो उसका उत्तर फाइंड आउट करने के लिए, उसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए जो एवराइट होते हैं और उनके साथ एक दूसरा उनका मित्र होता है, एक दूसरा विद्यार्थी होता है, फर्स्ट हैड टू, उनको क्या करना था, सबसे पहले एक डिवाइस बिल्डअप करना था जो ये दिखाए कि ये गोल्ड स्पॉट्स जो हैं वो हार्मोन प्रोड्यूस भी करते हैं। क्योंकि जब तक ये बताया नहीं जाएगा, ऐसा पता लगाया नहीं जाएगा कि वाकई में गोल्ड स्पॉट्स जो है वो हार्मोन को रिलीज़ करते भी हैं या नहीं, तब तक लोगों को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होगा। तो उनके लिए सबसे पहला चैलेंज क्या था कि एक डिवाइस बनाना जो ये शो करे कि जो गोल्ड स्पॉट्स हैं वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जो बटरफ्लाई के फुल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस प्रोजेक्ट वॉन एवराइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। अब बोल रहा है कि उनका जो ये प्रोजेक्ट था वो फर्स्ट प्लेस, मतलब प्रथम श्रेणी में उनको अवार्ड मिला और काउंटी फेयर में, और उनको जो एंट्री है वो कहाँ मिल गया, इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में जो है उनके इस प्रोजेक्ट को एंट्री मिल गई। देयर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, और वहाँ उनका ये प्रोजेक्ट जो है जूलॉजी में थर्ड प्लेस मिला। He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research. ना कि सिर्फ उनको थर्ड प्लेस मिला, बल्कि उनको मौका भी मिला कि वो गर्मी की छुट्टियों में एंटेमोलॉजी जो लेबोरेटरी है, जो वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, वॉल्टर WRAIR जो है वो क्या है, एक इंस्टीट्यूट है, एक आर्मी इंस्टीट्यूट है, जहाँ आर्मी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और तो वहाँ की उनको एंटेमोलॉजी लेबोरेटरी में काम करने का मौका मिला। बच्चा लोग, एंटेमोलॉजी जो होता है वो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स होता है, तो वहाँ उस लेबोरेटरी में, उस रिसर्च सेंटर में, उस रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो है वो रिचर्ड एवराइट को काम करने का मौका मिला। एज अ हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड एवराइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा। अब बोलते हैं कि एज अ हाई स्कूल जूनियर, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ हाई स्कूल जूनियर, मतलब 9th-10th स्टैंडर्ड की ये बात कर रहे हैं कि उस समय जो रिचर्ड एवराइट, उन्होंने अपना जो उनका जो एक्सपेरिमेंट्स था, उनका जो प्रयोग था मोनार्क प्यूपा को लेकर के, उन्होंने उसको छोड़ा नहीं, उन्होंने उसको जारी रखा। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर एंड गैव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। देखो, अगर हम लोग गौर से रिचर्ड एवराइट के लाइफ को देखेंगे, सक्सेस को देखेंगे, तो सबसे पहले वो हार जाते हैं, फिर थर्ड प्लेस मिलता है, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, और तब जाकर के इंटरनेशनल में भी वो फर्स्ट प्राइज़ मतलब जीतते हैं। मतलब एनी हाउ जो है, यही कह सकते हो कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी
हार नहीं होती। बच्चे लोग सिर्फ आप लोग पढ़िएगा नहीं बल्कि इस चीज़ को अपने लाइफ में भी ऑब्जर्व कीजिएगा दैट यू शुड नॉट लूज़ योर कॉन्फिडेंस थ्रू आउट योर लाइफ, कि आपका जो आत्मविश्वास है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो करेज है वो थ्रू आउट द लाइफ बना रहे। आइए आगे समझते हैं। तो उन्होंने उनका जो फर्स्ट प्राइज़ मिला इंटरनेशनल साइंस फेयर में, और उनको दूसरा मौका मिला, एक दोबारा से चांस मिला उस आर्मी लेबोरेटरी में काम करने का। इन द सीनियर ईयर ही वेंट अ स्टेप फर्दर। अब बोलते हैं कि वो सीनियर ईयर में जब पहुंचे तो वो एक स्टेप और आगे बढ़ गए। एक स्टेप और आगे बढ़ गए मतलब ये नहीं है कि पहले वो 101 स्टेप पे थे तो अगले 102 स्टेप पे, मतलब उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को और आगे लेके गए। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क्स विंग्स इन अ कल्चर एंड शोड दैट द सेल्स would divide and develop into normal butterfly wings scales only if they were fed the hormone from the gold spots। अब इस साल उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, ही ग्रू सेल्स फ्रॉम मोनार्क्स विंग्स, उन्होंने मोनार्क के विंग्स यानी जो मोनार्क बटरफ्लाइज के जो विंग होते हैं, जो पंख होते हैं, कल्चर। देखो बच्चों लोग, कल्चर क्या है, जब हम लोग एक आस अपने ही घर में या कहीं पे भी एक खास एरिया को या खास रूम को किसी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए ग्रो करते हैं या कुछ करते हैं, तो वैसे जगहों को हम लोग कल्चर कहते हैं। जैसे आप लोगों को याद होगा कि मेंडलीव का एक्सपेरिमेंट याद होगा, आप लोगों ने बायो में पढ़ा होगा, तो उन्होंने भी क्या किया था, अपने पी गार्डन में ही किया था। तो उसी तरह से उसको क्या कहेंगे, एक कल्चर, मतलब अपने एक खास एक्सपेरिमेंट के लिए, मतलब एक खास एक्सपेरिमेंट के लिए जो है करना क्या कहलाता है, एक जगह पे करना क्या कहलाता है, कल्चर कहलाता है, ग्रो करना। तो उन्होंने दिखाया, क्या दिखाया कि सेल्स वुड डिवाइड, कि जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं एंड डेवलप, और वो बड़े होते हैं इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग्स स्केल। तो वो जो छोटा जो सेल था ना विंग का, वो धीरे धीरे बड़ा होकर के एक नॉर्मल बटरफ्लाई विंग बन गया। अब कह रहा है ये तभी और तभी हो सकता है जब वो एक देवर फिट, अगर उन विंग्स को एक खास हार्मोन मिले, और वो हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा था, वो उस गोल्ड स्पॉट से। दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर। अब बोलते हैं कि उनका ये प्रोजेक्ट जो था इंटरनेशनल फेयर की जूलॉजी में फर्स्ट प्राइज उनको मिला है। ही हैज स्पेंट द समर आफ्टर ग्रेजुएशन ड्यूरिंग डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अब उन्होंने अपना समर जो है आफ्टर ग्रेजुएशन, मतलब जब उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, मतलब बच्चे लोग इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन ये सारा कंप्लीट हो जाने के बाद उन्होंने अपना आगे का काम जो है वो आर्मी लेबोरेटरी में, और जो यूएस डिपार्टमेंट का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था वहाँ पे भी उन्होंने बहुत दिनों तक काम किया। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एवराइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। अब बोल रहा है कि उसके अगले आने वाले समर में, आफ्टर इज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, फ्रेशमैन मतलब होता है जब हम लोग कहीं पे भी न्यू इनरोलमेंट लेते हैं यानी न्यू एडमिशन होता है तो उसको फ्रेशमैन बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो खाना बन करके कुकर से जस्ट तैयार किया गया और उसको फ्रेशमैन बोलेंगे, ताज़ा आदमी, नहीं नहीं, इट इज़ नॉट लाइक दैट वन। मतलब कहीं पे नई इनरोलमेंट होती है तो उसको फ्रेशमैन बोलते हैं। तो बोला है कि इन द फॉलोइंग समर, उसके आगे आने वाले में, आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर, मतलब उनका जो है लगभग एक साल जो है वहाँ पे या कुछ साल कंप्लीट हो गया होगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। तो एवराइट जो है वापस से लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में गए और वहाँ पे कुछ और उन्होंने वर्क किया हार्मोन और उसी गोल्ड स्पॉट से रिलेटेड। यूजिंग द लेबोरेटरी सफेस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। अब देखो उनके पास जो कुछ भी होगा, लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, लिमिटेड इक्विपमेंट्स होगा, तो जब वो कहाँ पहुँचे, उस यूनिवर्सिटी में पहुँचे, सॉरी नॉट, उस एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में पहुँचे, लेबोरेटरी में पहुँचे, तो वहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट थे। तो उन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके उन्होंने बहुत आसानी से आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, कि हार्मोन का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, उन इक्विपमेंट्स उन्होंने पता कर लिया। अ ईयर एंड हाफ लेटर, मतलब एक ईयर एंड हाफ मतलब 1.5 साल बाद, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर एवराइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। अब बोलता है कि ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, अब देखो समझो, वहाँ पे वो फ्रेशमैन थे, तो उस यूनिवर्सिटी में तो वो दूसरे बच्चों के लिए वो जूनियर ही कहलाएंगे ना। तो कह रहा है कि उन्होंने अपने दूसरे मतलब 1 से 1.5 साल में एवराइट को एक आइडिया आया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ के बारे में उनको एक न्यू आइडिया आया, एक न्यू विचार आया। इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्मोन, और ये उनको तब आया जब वो फोटोज देख रहे थे, मतलब ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन, मतलब एक हार्मोन का जब वो एक हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर का जब वो एक्सरे देख रहे थे, तब उनके दिमाग में एक अचानक से आइडिया आया। क्या आया? वेन ही सॉ दिस फोटोज एवरी डिडंट साउट यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट। बोलते हैं कि जब उन्होंने उन फोटोज़ को देखा तो ना ही उन्होंने, अब बच्चों को याद होगा,
आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वो कौन से साइंटिस्ट थे जिनको कुछ डिस्कवर करने के बाद जो है उन्होंने यूरेका यूरेका चिल्लाया था। अंडरस्टूड। चलिए, तो यूरेका मतलब ऐसे होता है डिस्कवर्ड। यूरेका जो है एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है डिस्कवर्ड होता है। आइए समझते हैं। तो उन्होंने जैसे ही इस चीज़ को ढूंढा, उन्होंने ना ही यूरेका चिल्लाया, ना ही उन्होंने ये जोर से चिल्लाया आई हैव गॉट इट, आई हैव कंप्लीटेड, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बट ही बिलीव दैट along with his findings about insect hormones the photos gave him the answer to one of biology's puzzles। आप बोलते हैं कि बल्कि वो और विश्वास करते, बट ही बिलीव विश्वास करते हैं, विश्वास किया along with his findings। अब findings मतलब रिसर्च हो गया, अपने रिसर्च को लेकर के जो उन्होंने इंसेक्ट हार्मोन से किया था। द फोटोज गैव हिम द आंसर टू वन ऑफ बायोलॉजिस्ट पजल। बोलते हैं कि उनका जो फोटोज था, एक्सरे फोटोज था, जो केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन का जो एक्सरे फोटोज था, उनसे जो है बायोलॉजी का एक बहुत बड़ा पजल का आंसर देने में उनको मदद मिली। वो क्या था? हाउ द सेल कैन रीड द ब्लू प्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। देखो बच्चा लोग, ब्लू प्रिंट मतलब होता है कि उसका मतलब ओरिजिनलिटी क्या होती है। जैसे सपोज करो कि किसी का डिज़ाइन आप कह सकते हो, डिज़ाइन ब्लू प्रिंट मीन्स ओवरऑल डिज़ाइन। तो कह रहा कि हाउ द सेल, की एक सेल जो होता है वो डीएनए का जो ब्लूप्रिंट होता है, मतलब डीएनए में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं उसको कैसे वो रीड करता है, कैसे वो पकड़ पाता है। अब कहता है डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। ये तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि डीएनए जो है एक सब्सटेंस होता है जो न्यूक्लियस ऑफ द सेल में पाया जाता है, जो पूरे हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। हेरिडिटी मतलब होता है अनुवांशिक, मतलब जनरेशन टू जनरेशन जो ट्रांसफर होते हैं कैरेक्टर्स। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल। बोलता है कि ये सेल कैसे काम करेगा। इट डिटरमाइंस द फॉर्म मतलब रूप, कि उसका स्ट्रक्चर मतलब उसका रूप कैसा होगा और वो सेल काम कैसे करेगा, ये सारा का सारा डिटरमाइन कौन करता है? तो डीएनए करता है। दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी का जीवन कैसा होगा। देखो बच्चा लोग, चोर होगा डाकू होगा उसका मतलब नहीं है, मतलब उसकी हाइट कहाँ तक जाएगी, उसका मतलब ग्रोथ कैसा होगा, माइंड ग्रोथ कैसा होगा, बॉडी ग्रोथ कैसा होगा, ये सारा का सारा किस पर डिपेंड करता है? डीएनए पर डिपेंड करता है। आइए आगे समझते हैं। Ebright and his college roommate James R. Wong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen। अब बोल रहा है कि एवराइट और उनका एक कॉलेज रूममेट जिनका नाम था जेम्स आर वोंग, उन्होंने पूरी रात जो है प्लास्टिक मॉडल, उन्होंने मतलब प्लास्टिक के जो मॉडल्स होते हैं और उनको कंस्ट्रक्ट करते रहे, बनाते रहे कि दैट प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स टू सो इट कुड हैपन। मतलब वो जो डीएनए जो उन्होंने बताया ना कि डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द लाइफ, तो उस चीज़ से रिलेटेड उनको क्या करना, मतलब वो क्या करते रहे पूरे रात मॉडल्स बनाते रहे, ताकि वो मॉलिक्यूल्स के मॉडल्स बनाते रहे ताकि वो लोगों को दिखा सके कि ये आखिर होता कैसे है। टुगेदर दे लैटर रोड द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी। और एक साथ मतलब बाद में उन्होंने फिर उन लोगों ने एक साथ जो है पेपर में अपने आर्टिकल को लिखा, अपने थ्योरी को एक्सप्लेन किया। बच्चों लोग ये बात ध्यान रहे कि आज से बहुत साल पहले जो है जितना इतना डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था, तो एक साइंटिस्ट को जो अपनी थ्योरीज को एक्सप्लेन करना रहता था तो सबसे पहले जो है वो एक न्यूज़पेपर आर्टिकल के थ्रू बताता था। उसके बाद जो है वो लोगों के लिए जो है एक कह सकते एक फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन होता था जहाँ पे टिकट की सेलिंग होती थी और लोग जो है वो टिकट खरीद करके उस साइंटिस्ट की बातों को सुनने के ले जाते थे। समझने की बात यह है कि जिन साइंटिस्टों ने टेलीविज़न जैसा मंच दिया, टेलीविज़न जैसा एक प्लेटफॉर्म दिया, उसी साइंटिस्ट को जो है टेलीविज़न ने सीधे सीधे गायब कर दिया। आपसे ही क्वेश्चन है कि अगर एक साइंटिस्ट जो है एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं और एक चैनल पे जो है आपका फेवरेट मूवी चल रहा है, आई होप कि आप में से, जहाँ तक मेरा बिलीव करता है कि आप में से 99% बच्चे जो हो उस साइंटिस्ट का नहीं देखोगे जिसका कि टेलीविज़न को बनाने में सबसे बड़ा योगदान है। ऑलमोस्ट सारे जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसको देखेंगे? जो फिल्म या मूवी चल रहा होगा। आइए देखते हैं। सरप्राइजिंग, no one who knew him, Richard Everett graduated from Harvard with highest honors, second in his class of 1510। अब बोलते हैं कि सरप्राइजिंग मतलब बोलते हैं आश्चर्यचकित की बात यह है कि नो वन हु न्यू हिम, कि नो वन हु न्यू हिम, कि कोई भी ऐसा है जो उन्हें जानता हो, किसी को नहीं पता है कि उन्होंने ग्रेजुएशन जो है हार्वर्ड से जो किया हाईएस्ट ऑनर मतलब अच्छे मार्क्स से किया है, क्योंकि उनका सेकेंड क्लास आया था। सेकेंड मतलब पूरे अपने क्लास में उन्होंने सेकेंड डिवीज़न लेकर के आया था। कितने बच्चों में? 1510, मतलब 1510, 1510 बच्चों में से उनकी जो रैंकिंग थी वो सेकेंड थी। ये बात बहुतों को नहीं पता है जो एवराइट को जानते होंगे। एवराइट वेंट ऑन टू बिकम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। अब बोलते हैं कि एवराइट जो है वो आगे जाकर के वो ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर बने। कहाँ? हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में। देयर ही बिगन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज थ्योरी। अब उन्होंने जो थ्योरी लिखा था, जो थ्योरी उन्होंने आर्टिकल में लिखा था, उस थ्योरी को वहाँ पे उनको एक्सपेरिमेंट करने का अच्छा खासा जगह
और मौका मिल गया। If the theory proves correct, it will be a big step towards understanding the processes of life. बोलते हैं कि अगर ये थ्योरी सही साबित हुआ तो ये एक बहुत ही बड़ा कदम होगा कि हमारे जीवन की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो कैसे काम करती हैं, उन चीज़ों को समझने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा अगर उनकी ये थ्योरी सही साबित हुई तो। It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other diseases. बोलते हैं कि ये उसमें भी मदद करेगा, मतलब इट माइट ऑल्सो लीड, मतलब ये क्या करेगा और भी कुछ नए नए आइडियाज़ को मतलब जनरेट करेगा जो कुछ बीमारियों जैसे कैंसर हो गया या दूसरे बीमारियों से बचने में मदद करेगा। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एवरेट्स साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। बोलते हैं ये सारी चीज़ें तभी और तभी संभव हुई हैं, किसके कारण? क्योंकि एवराइट्स के साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, क्योंकि जो एवराइट थे, जो रिचर्ड एवराइट थे, उनके अंदर जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी, जो वैज्ञानिक जिज्ञासा थी, उसके कारण ही ये सारी चीज़ों से मतलब हम लोग को मतलब कह सकते हो कि फ़ायदा हुआ है कि रोगों से लड़ने में। His high school research into the purpose of the spots on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell. अब बोलता है कि वो हाई स्कूल में वो स्पॉट्स, जो मोनार्क प्यूपा के जो स्पॉट्स थे, वहाँ से रिसर्च करते करते उनकी थ्योरी कहाँ तक चली गई, उनका रिसर्च कहाँ तक चला गया, सेल लाइफ तक चला गया कि सेल का जो जीवन होता है वो कैसा होता है। आइए आगे समझते हैं। रिचर्ड एवराइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़ एन टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट्स। बोलते हैं कि रिचर्ड एवराइट जो है वो साइंस के प्रति तब से ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, रोमांचक थे, या बहुत ज़्यादा उनको लगाव था जब से वो जब से वो मतलब कह सकते हो कि जब से वो बटरफ्लाइज कलेक्ट करते थे तभी से ही उनको जो है वो साइंस से काफ़ी ज़्यादा लगाव था। बट नॉट सो डीपली, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं था दैट ही हैज़न द टाइम फॉर द अदर इंटरेस्ट, इतना भी ज़्यादा लगाव नहीं था कि उनके जो जीवन के दूसरे जो इंटरेस्ट थे, जो दूसरे हॉबीज़ थे, उनके लिए उनके पास समय न हो। एवराइट ऑल्सो बिकम अ चैम्पियन डिबेटर एंड अ पब्लिक स्पीकर एंड अ गुड कैनोइस्ट एंड ऑल अराउंड आउटडोर्स पर्सन्स। बोलते हैं कि जो एवराइट हैं वो एक चैम्पियन डिबेटर मतलब जो वाद विवाद करता हो, जो अच्छे वक्ता हो, एक पब्लिक स्पीकर मतलब एक अच्छे भाषण देने वाले, एंड ऑल अराउंड आउटडोर्स पर्सन, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वो इंडोर्स पर्सन घर में ही पूरा दिन अपने लैब में ही व्यस्त रहना, अपने जो उनका बेसमेंट था वहीं पे व्यस्त रहना, नहीं नहीं, वो बल्कि बाहर की दुनिया में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। He is also an expert photographer, particularly of nature and scientific exhibits. बोलते हैं कि वो एक अच्छे कुशल फोटोग्राफर भी थे, पार्टिकुलर जो खासकर नेचर और साइंटिफिक एग्जिबिट्स का वो पिक्चर्स क्लिक करते थे। तो चलो, साइंटिफिक एग्जिबिट्स का मतलब है, एग्जिबिट्स का मतलब हुआ कि जो साइंस के जो फेयर्स होते हैं ना, वहाँ पे जो डिस्प्ले वगैरह होता है, मतलब वहाँ पे जो बच्चे लोग एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं या फिर उनके द्वारा जो मॉडल्स वगैरह बनाए जाते हैं, उनके पिक्चर्स कलेक्ट करना जो उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। आइए आगे समझते हैं। इन हाई स्कूल रिचर्ड एवराइट वाज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट। अब बोलते हैं कि वो हाई स्कूल में जो थे वो एक बहुत ही अच्छे ग्रेड के स्टूडेंट थे। बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी ही टर्न अ लॉट ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स। बोलते हैं कि चूंकि वो पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, इसलिए अपने अधिकतर एनर्जी को डिबेट में एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स में जाकर, मतलब ये एक डिबेट क्लब्स था जहाँ पे जा करके वो वहाँ पे क्या करते थे, अपने एनर्जी को मतलब कह सकते हो कि वहाँ पे अपनी बची हुई एनर्जी को लगाते थे। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, रिचर्ड ए वेयर, हिज सोशल स्टडी टीचर एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स। अब बोलते हैं कि ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर। बोलते हैं कि उन्होंने कुछ एक ऐसे व्यक्ति को भी ढूंढा जो उनका काफ़ी ज़्यादा, समवन टू एडमायर, कि जो उनकी प्रशंसा कर सके, जो उनको गाइड कर सके, जो उनको समझा सके, और उनका नाम क्या था? रिचर्ड वेयर, जो उनके सोशल स्टडीज़ के टीचर थे और उनके एडवाइज़र भी थे टू बोथ क्लब्स, दोनों क्लब्स में। बोलते हैं मिस्टर वेयर वाज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन। बोलते हैं कि उस समय जो मिस्टर वेयर थे उनके लिए सबसे परफेक्ट, सबसे उपयुक्त व्यक्ति थे। ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, एवराइट सेड। एवराइट बोलते हैं कि जो वेरर थे वो उनके माइंड में न्यू आइडियाज़ को डालते थे, न्यू आइडियाज़ के तरफ उनके माइंड को इंटरेस्टेड करते थे। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव द एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वेरर सेड। अब यहाँ पे मिस्टर वेरर का स्टेटमेंट है। अब रिचर्ड बोलते हैं कि रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव द एक्स्ट्रा एफर्ट। मिस्टर वेरर रिचर्ड के बारे में बताते हैं कि रिचर्ड हमेशा जो है अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डालते थे, ज़्यादा प्रयास करते थे। What pleased me was here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and other interests. बोलते हैं कि what pleased me, जो उनको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता था वो क्या था?
हेयर वॉज दिस पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours एट नाइट, मतलब रात में वो 3 से 4 घंटे जो है वो डिबेट किया करते थे, डिबेट किया करते। तो ऐसा नहीं है, डिबेट बिसाइड्स मतलब इसके अलावा वो और भी अपना जो बटरफ्लाई से रिलेटेड जो उनका इंटरेस्ट था या एक्सपेरिमेंट था या रिसर्च था वो भी रहता था। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे एक्सपेरिमेंट में ही कर लगे रहते थे, वो रात में 3-3 4-4 घंटे जो है वो अपने टीचर यानी मिस्टर वेरर के साथ डिबेट किया करते थे, ऐसा मिस्टर वेरर का कहना है। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, मिस्टर वेरर कंटिन्यूड। बोलते हैं जो वेरर है वो आगे बताते हैं कि जो रिचर्ड थे वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव माइंड के थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रतियोगी किस्म के व्यक्ति, मतलब हमेशा जो है वो किसी चीज़ के लिए तैयार रहना, मतलब हमेशा देखो कंपटीशन का मतलब होता है प्रतियोगिता, मतलब अपनी योग्यता को ज़्यादा अच्छे से मतलब साबित करना। तो मतलब क्या है कि अगर आज आपने एक स्टेप लिया है तो कल आपको 2 स्टेप लेना, अगले दिन 3, फिर 4, फिर 5, मतलब हमेशा और हमेशा जो है आपको आगे बढ़ना, ये नहीं कि थक करके हार गए। बट नॉट इन अ बैड सेंस, लेकिन बैड सेंस में जैसे देखो हमारे यहाँ जो है ना जैसे किसी को बोला ना वो बहुत ही कॉम्पिटेटिव है, मतलब क्या है वो जो उसके आगे है या उसके जो पीछे है, हमेशा पीछे वाले को वो पीछा करना चाहता है और आगे वाले को कभी आगे नहीं देखना चाहता है, ऐसा कॉम्पिटेटिव वाला नहीं था, बल्कि वो अच्छे सेंस में थे, मतलब खुद से आगे बढ़ना, अपने आप से आगे बढ़ना, न कि किसी और से। He explained Richard wasn't interested in winning for winning. Sorry, Richard wasn't interested in winning for winning sake or winning to get a prize. बोलते हैं कि जो रिचर्ड एवराइट थे उसमें इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग, उनको जीतने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, फॉर विनिंग सेक्स और विनिंग टू गेट अ प्राइज, ऐसा नहीं है कि वो एक्सपेरिमेंट करते थे वो जीत जाए और उनको जो है फर्स्ट प्राइज गोल्ड मेडल मिल जाए, इन सारी चीज़ों के लिए नहीं करते थे। अगर ऐसा नहीं करते थे तो फिर किसके लिए करते थे? रदर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड। अब बोलता है बल्कि वो इसलिए जीत रहे थे क्योंकि वो अपना हर काम में अपना बेस्ट देते थे। तो बच्चों लोग आप लोग को भी अभी यहाँ पे समझ में आया होगा कि हमेशा जो मेडल्स या जो अच्छी रैंकिंग होती है उन लोगों को नहीं मिलती है जो हमेशा ये सोच करके करते हैं कि उनको टॉप आना है, बल्कि उन लोगों को मिलता है जो ये सोचते हैं कि इस काम में उनको सबसे अपना बेस्ट देना है। फॉर राइट रीजन्स ही वांट्स टू बी द बेस्ट, बोलते हैं कि सही कारणों के लिए वो हमेशा और हमेशा बेस्ट बनना चाहते थे, सर्वोत्तम बनना चाहते थे। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। और बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स मतलब बच्चों लोग सामग्री होता है। तो बोलते हैं कि किसी भी साइंटिस्ट को बनने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो यही है कि हर एक काम में अपना बेस्ट डालो। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। Start with the first rate mind, add curiosity and mix in the will to win for the right reasons। बोलते हैं कि कैसे भाई, क्या करो? स्टार्ट विद द फर्स्ट rate mind, मतलब इंटेलिजेंट माइंड से रखो, उसमें क्यूरियोसिटी डालो और उसको मिक्स करो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से। विन फॉर द राइट रीजन, मतलब 3 चीज़ें चाहिए, एक इंटेलिजेंट माइंड चाहिए, दूसरा जिज्ञासा चाहिए और तुम्हारे सही कारणों के लिए जीतने की इच्छा चाहिए। इन तीनों को लो, एक मिक्सी में डालो और उसको अच्छे से मिक्स करो और उसे एक बड़ा सा पेस्ट बना करके वाटर के साथ उसको क्या कर लो, कंज्यूम कर लो, तुम साइंटिस्ट बन जाएगा। आगे समझो। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब कहने का देखो हर एक बच्चा यूनिक होता है, हर एक बच्चा ना इंटेलिजेंट होता है, ना बैड होता है, ना गुड होता है, हर एक बच्चा यूनिक होता है अपने आप में। तो आप यूनिक हो मतलब आप में फर्स्ट रेट माइंड तो है ही है, उसमें अपनी जिज्ञासा डालिए और जीतने की इच्छा डालिए। जीतने की इच्छा से मतलब उस काम में जीतने की इच्छा, किसी को पीछे करने की जीतने की इच्छा नहीं, उसमें डालिए और तब भी जो है आप एक अच्छे साइंटिस्ट बन पाओगे। एवराइट हैज़ दिस क्वालिटीज, बोलते हैं कि एवराइट के पास ये सारे गुण मौजूद थे। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, रिचर्ड एवराइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। बोलते हैं फ्रॉम द टाइम, तब से, कब? जब उन्होंने उस बुक को पढ़ा था जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, तब से उनके सामने जो साइंस की जो दुनिया थी पूरी तरह से ओपन हो गई, मतलब एक नया संसार उनके लिए हो गया। रिचर्ड एवराइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। और रिचर्ड एवराइट जो उन्होंने कभी भी अपनी जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी होती है, जो वैज्ञानिक जिज्ञासा होती है, उसको उन्होंने कभी भी नहीं खोया। आई होप कि आप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। बच्चा लोग ऐसा हो सकता है कि कहीं कहीं पे यह हमने बहुत ज़्यादा फास्ट में बोला, तो आप उसको स्लो करके देख लीजिएगा। अंडरस्टूड? आई होप कि सारे बच्चों को समझ में आ गया। अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक सारे बच्चों को हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। पढ़ते रहिए क्योंकि आपका सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है।